रहा था तो उनकी लाशें तलाश की थी, पर शाम हो गई थी तो हम थक गए थे और भूख प्यास भी बड़ी लगी थी, मगर कोई शय खाण पीण वास्ते मिलती नहीं थी, इसलिए चुप करके उधर बैठ गए। रात को 2-3 बंदे इधर आए और हमको बोला उधर चलो, कैंप बना रहे हैं, इसमें चलकर रहो। हमने बोला हम तो नहीं जाते इधर। बिल्कुल इधर हमारे 2 छोटे छोटे भाई मलबे में पड़े हुए हैं, उधर वाले कमरे में अम्मी दबी हुई है, ये अब्बू की लाश पड़ी है तो उसको दफन करना है, हम कैंप में क्यों जाएं। फिर वो बोले कि ठीक है, इस लड़की को हमारे नाल कर दो, हम इसको कैंप में खैमा दिलाते हैं। हमने बोला ये क्यों भाई, नौरीन को तुम्हारे नाल क्यों कर दें, अगर तुमको हमारा दुख है तो इधर हमको खैमा ला कर दो। इस पर वो चले गए, खैमा भी नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने कब्र इधर बनाई, बारी बारी खुदाई करते थे। जब काफ़ी गहरी बन गई तो अब्बा को उसमें डालकर मिट्टी बराबर कर दी। पानी था नहीं उधर जो उनको गस्ल देते। ये इधर आपके पास जो दरिया कुनहार जो बह रहा है तो उससे पानी क्यों नहीं लिया। उस दिन ये दरिया खाली हो गया था, इधर पीछे किधरे इसमें पहाड़ गिर पड़ा था तो ये खुश्क हो गया था, इसलिए अब्बा को गस्ल भी नहीं कराया। रात को सज्जाद भाई पता नहीं किधर चले गए और आधी रात को वापस आए तो उनके पास चावल थे पके हुए, थोड़े से थे फिर भी हमसे खाए नहीं गए। नौरीन को जोर करके खिलाए, ये रोती जाती थी और खाती जाती थी। सुबह को हमने फिर खुदाई की तो दोनों छोटे भाई, 1 साल का सलीम और 2.5 साल का हसीब भी निकले, वो फौत हो गए थे। फिर हमने अंदर ही खुदाई की तो अम्मी जी भी मिल गई, उनके नीचे छोटी रिजा दबी हुई थी और अभी इसका सांस आता था। हमने पहले उसको बाहर निकाल कर दरिया के खड्डे से पानी लेके उसको छींटे मारे, वो लंबे लंबे सांस ले रही थी, बेहोश पड़ी थी। सज्जाद भाई और मैंने मिलकर अम्मी की लाश निकाली। फिर हमने बारी बारी गेंती से 3 कब्रें खोदी, उधर अब्बा जी के बराबर में एक बड़ी कब्र बनाई और 2 कब्रें छोटी बनाई, हसीब और सलीम वास्ते, उनको भी दफना दिया। और फिर रिजा को गोद में लेकर बैठ गया मैं। उस वक्त बड़ा रोना आता था। फिर उसको हमने नौरीन को दिया और उसको कहा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद दरिया वाले खड्डे से पानी ले आए और उसके मुंह पर छींटे भी मारे और पिलाए भी। हम इतनी देर में जुनैद को देख कर आते हैं जो उधर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गया था और बंदे बोलते थे स्कूल भी गिर गया है। जुनैद जड़ा था वो मिल गया था और जिंदा भी था उस वक्त। हम उसको घर ले आए उठा के, वो बोलता था कि मेरा बस्ता भी लब के ले चलो। मैंने उसको तसल्ली दी कि बस्ता ले लिया है। फिर उसको उधर ले आए जिधर हमारा घर होता था, उसको दरिया का पानी पिलाया तो खून की उल्टियाँ कर दी और फिर वो भी फौत हो गया। उसकी आंखें जड़ी थी तो वो खुली हुई थी, उसकी आंखें जड़ी थी ना तो वो खुली हुई थी। मैंने भाई को बोला कि इसकी आंखें बंद कर दो, तो बोला नहीं ऐसे अच्छा लगता है, मैं उसको ऐसे ही याद रखूँगा, आंखें बंद करेंगे तो मरा हुआ लगेगा, फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही याद आएगा। तो हमने जुनैद को खुली आंखों से दफन किया। वो उधर 3 नंबर की कब्र, उससे ज़रा बड़ी कब्र उसकी है। नौरीन स्कूल के बस्ते से जुनैद का, स्कूल के मलबे से जुनैद का बस्ता भी ले आई है। रिजा कहाँ है? वो कराची में हमारी बड़ी बहन होती है ना, तो उसको वो अपने नाल लेकर गई हैं। अब आपकी देखभाल कौन करता है? हमारा नाना आ गया है, वो उधर खेमे में हमारे पास रहता है, दादी भी आ गई है। ये फूल कहाँ से लाए जो कब्रों पर पड़े हैं? ये पागल है ना, पता नहीं किधर से उठाकर ले आई है। कब्रों का ऊपर वाला हिस्सा भी उसी ने बनाया है। वसीम का इशारा छोटी बहन नौरीन की जानिब था, जो अब सर झुकाए खामोश बैठी थी। नौरीन बेटा ये फूल कित्थों ले आंदे वे? मैंने पूछा तो उसने शहर के खंडरात की जानिब इशारा करके बताया, उधर शाह शहीद की कब्र के पास बड़े बूटे हैं फूलों के, तो उधर से मैं तोड़ के ले आई और इधर अम्मी अब्बा और भराओं की कब्रें ऊंची करके उन पर रख दिए हैं। उसकी मासूमियत और माँ बाप भाइयों से मोहब्बत पर मेरा जी भर आया और उसके सर पे अपना हाथ रखा तो बेख्तियार लिपट गई। अंकल इधर हमको इमदाद का खाना भी नहीं देते और बिस्तर भी नहीं देते, बोलते नहीं कि बड़े को भेजो, उसी को इमदाद मिलेगी। हमारे पास कोई बड़ा नहीं रहा तो क्या करें? बच्ची को हमदर्दी और गुदाज मिला तो वो बिलक पड़ी। उसके दोनों बड़े भाई पत्थर चेहरे लिए बेतासुर अंदाज में शहर की जानिब देखते रहे। शहर जिसका नाम बालाकोट था और वह अब तहोबाला होकर पड़ा हुआ था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैयाज़ के पढ़ने के बाद मुझे बुलाना बड़ी आजमाइश की बात है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो सारे वाक़यात इस किताब में हैं एक तरह से हम पे गुजरे हैं और हमने वो नोट करके आप तक पहुंचाने का फरीज़ा अदा है। इस वक्त जब डॉक्टर फैयाज़ पढ़ रहे थे तो मुझे सारा वही सिलसिला सामने आ गया। तो मैं पहले तो दिल में दुआ कर रहा था कि शायद दरमियान में भी साहब या कोई और साहब आ जाए। खैर
8 अक्टूबर का जो ज़िलज़िला आया था, इसने हमारी जो मालूम तारीख है हमारे मुल्क की, इतना बड़ा सानिया था ये, और इसकी जानिब हमारे अरबाब इक़्तिदार का जो रवैया था वो इस तरह का था कि बहुत अजीब लगता है कुछ कहते हुए भी, लेकिन थोड़ा सा मैंने लिखा है वो आपको हजरात के सामने पेश करता हूँ। 8 अक्टूबर को हमारी मालूम तारीख का अलमनाक तरीन दिन करार दिया जाए तो इसमें कोई शुबा न होगा, जब धरती के करवट बदलने से इस देश के लाखों लोग अपने ही साहिबानों तले दबकर रह गए। जब ज़िलज़िले की रिपोर्ट्स इस मीडिया पर आने लगी थी तो उस वक्त सरकारी जानिब से तो तरदीदें आ रही थी कि ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं, मारगाला टावर का एक हिस्सा गिर गया है, उसमें कोई एक बच्ची, बल्कि हमारे उस वक्त के जो तर्जमान थे गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा एक आध बच्ची, यानी उनकी गैर संजीदगी का आलम यह है कि एक फ़र्द या 2 फ़र्द कहने के बजाय एक आध बच्ची मर गई है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब चैनल्स पे और दूसरे ज़राए पर मुसलसल रिपोर्ट्स आने लगी कि हज़ारों लोग दब गए हैं, शहर के शहर ख़त्म हो गए हैं, तब थोड़ी सी संजीदगी आई और उसके बाद जाकर ये सिलसिला शुरू हुआ कि इमदादी काम वगैरह होना शुरू हुए। जब ये इमदादी कामों का सिलसिला शुरू हुआ उसमें भी मुझे कहने दीजिए कि सरकार से ज़्यादा निजी शोबे में जो लोग काम कर रहे थे, जो तंजीमें थी हमारी सिविल सोसाइटी की, और सबसे ज़्यादा जो मजहबी जमायतें और उनकी ज़ैली तंजीमें थी, उनकी NGOs थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम वहाँ किया। ये सिर्फ हम नहीं कहते बल्कि आलमी मीडिया जो था उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। इतने बड़े सानिया की दुरुस्त आगाही देना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम था और दोनों ने ये काम खूब अंजाम दिया। जहां और सहाफ़ी हजरात, कुछ ख़वातीन भी ज़िलज़िला ज़दा इलाकों में पहुँचे, वहाँ डॉक्टर फयाज़ आलम और दूसरे दोस्तों के ताउन से हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे। यहाँ मालूमात जो भी आई हैं मीडिया में, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी से मैं बहस नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग थे जो हमारे साथ वहाँ गए। 20-20, 40-40 लोगों की टीमें सहाफ़ियों की वहाँ पहुँची थी। ज़ाहिर है उनके अपने मसाइल थे कि वो किस तरह उन चीज़ों को देखते हैं और किस तरह पेश करते हैं अपने इदारों में। मुझ पर बहरहाल अपने इदारे की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि फ़िलहाल NGO का नाम नहीं जाएगा या फ़िलहाल इदारे का नाम नहीं लेना है, इसलिए फिर मैंने उसको जिस तरह पेश किया उसमें तमाम तंजीमों, तमाम इदारों और तमाम जमायतों के नाम भी आए और उनके जो ज़िम्मेदारान वहाँ काम कर रहे थे उनके इंटरव्यूज़ भी तस्वीरों के साथ आए। ये हाशमी साहब का फ़ायदा उठाते हुए मैं कहूँगा कि मेरे इदारे रोज़ना मोहम्मद की बड़ाई है कि उन्होंने इश्तिहार साजी और रिपोर्ट साजी को अलग अलग नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो आप देख के आए हैं, जिस तरह देख के आए हैं, उसको उसी तरह लिखें, हम उसी तरह जाने देंगे, इस पर कोई कटौती वगैरह नहीं होगी। तो वहाँ पे जो साथ हमारे जाते थे रिपोर्टर्स, मुख्तलिफ इदारों के, अखबारों के या चैनलों के ये दोस्त, कुछ ये असलम खान वगैरह तो अभी भी मौजूद हैं मेरे साथ, ज़िया मज़हर मेरे दोस्त मौजूद हैं इदारा उम्मत से, ये भी हमारे साथ थे वहाँ पे। तो उनका थोड़ा सा मसला ये होता था कि वो रूटीन की ख़बरों पे ज़्यादा तवज्जो होती थी, क्योंकि उनसे इदारे वगैरह जो हैं कहते थे कि भाई आज की क्या खबरें मुजफ्फराबाद में, आज गरलाट में क्या हुआ है, बालाकोट में क्या हुआ है, जल्दी बता कौन कौन आए थे और कौन लोग क्या करके गए हैं। तो ये रूटीन की खबरें होती है कि फ़लाना आया, उसने 2 बोरी चावल बांटे, फ़लाने ने ये किया वो किया। लेकिन हम जैसे जो मीडिया के लोग ऐसे थे जिनको इन खबरों से हट के उन वाक़यात की तलाश थी ताकि वो फ़ीचर्स और कहानियाँ और दास्तानें तलाश कर सकें। तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था जब 10 खबरें एक अखबार में आ जाती थी कि जी आज ये वाक़यात हुए, मेरी जानिब से कुछ नहीं जाता था। तो मेरा इदारा भी ज़ाहिर है मुझे कहता था कि भाई आपकी मौजूदगी का क्या मतलब है वहाँ पे। तो इस तरह उनके साथ रूटीन की खबरों में भी शेयर करना पड़ता था। और फिर जब वो लोग थोड़ा सा आराम करते थे तो 2-3 घंटे वो मुझे मिल जाते थे जिनमें मैं निकल जाता था मुख्तलिफ महलों में, गलियों में, या मलबे पर जो लोग बैठे होते थे उनके साथ जाके थोड़ी बहुत मालूमात की शेयर करता था, उनके वाक़यात सुनते थे, उनके हालात देखते थे।
तो इब्तदाई दिनों में तो यही था कि कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर जब मिलना शुरू हुआ तो ये किराया होना शुरू हुई कि गैर मुस्तहिकीन भी आ गए हैं, उनको मिल रहा है। लेकिन इससे हटकर जो कुछ लोगों पे गुजरा था उसको बयान करने के लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए था, बहुत बड़ी बात। बज़ाहिर तमाम मुतासरीन की जो कहानियाँ थी वो एक जैसी थी, इसलिए उनको अलग अलग करके पेश करना और फिर इस तरह पेश करना कि उनका हक अदा हो, बहुत मुश्किल काम था। अगर उनको आम तौर पे जिस तरह हमारे अखबारों में रिपोर्ट्स आती हैं, ख़बरें आती हैं, उन तरह पेश कर देते, मेरा ख्याल है वो तासुर नहीं बनता था। इसलिए फिर वो जब मैं यहाँ वापस आ गया था पहले चक्कर के बाद, तो यही सोचा था कि इनको जिस तरह देखा है, जिस तरह सुना है, एज इट इज़ पेश किया जाए। इन गुफ्तगू या मुज़ाकरात जो भी चीज़ें हुई उन लोगों के साथ, उसमें टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल तो मैं भी करता था, लेकिन ये जो हमारे इस सदी के सबसे बड़े दास्तान गो हैं गाशा मार्किस, उन्होंने कहा था कि सहाफ़ी को कभी भी टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि टेप रिकॉर्डर के अंदर दिल नहीं होता। तो जो भी मैंने रिकॉर्डिंग्स की थी उनमें सिर्फ इतना फ़ायदा उठाया टेप रिकॉर्डर का कि जब किसी ख़ास इलाके के वाक़े के मुतालिक किसी ख़ानदान या कुंबे की बात करना होती थी तो उन बच्चियों, उन ख़वातीन या उनके जो इंटरव्यूज़ थे उनके टुकड़े इस वजह से हम एज इट इज़ उठा लेता था मैं कि उनकी जो ज़बान है उसको उसी तरह पेश किया जा सके। ज़ाहिर है वहाँ पे जो हिंद को पंजाबी और दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं उन पर मेरा अबूर नहीं है, तो इतना टेप का फ़ायदा उठाया। तो बाकी जो मुशाहिदा और हाफजा था उससे काम लेते हुए ये ज़लज़ला दास्तान आप तक पहुँचाने की कोशिश की मैंने। जब रोज़नामा उम्मत में पहली बार या यूँ कह लीजिए कि पहली ज़लज़ला दास्तान छपी तो उसका फीडबैक इस तरह था कि दो इंतहाई मुख्तलिफ उसके तासुर सामने आ रहे थे। कुछ लोगों के फ़ोन आए कि भाई हम तो तैयार बैठे थे जाने के लिए इमदादी कामों में मदद के लिए, लेकिन तुमने जो ये लिखा है ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम जाने का इरादा तर्क कर चुके हैं। अब ये सामान या जो कुछ हमने जमा किया वो हम किसी और ज़रिए से मुतासरीन तक पहुंचा देते हैं। दूसरा जो वर्जन था दोस्तों का वो बिल्कुल इससे उलट था कि हम तो समझे थे कोई इतना बड़ा सिलसिला हुआ नहीं है, लेकिन जो आपने बताया है कि अब भी वहाँ लोग भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, बेसाहिबान भी हैं, तो उन तक जाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। और हमने चंद दोस्तों ने 10-12 लोगों ने तैयारी कर ली और हम कल जा रहे हैं। मुझे जो लोग दोस्तों के साथ जाना हुआ था, जो लोग ले गए थे, मैं तो ये चाह रहा था कि हमारा क़याम वहाँ पे और तवील हो ताकि हम और इलाकों तक भी जा सकें जहाँ अभी मीडिया नहीं पहुँचा। तो इस ख्वाहिश के तौर पे हम 20 अक्टूबर को मैं पहली बार गया था, उसके बाद मुसलसल पिछले महीने तक हम 4 बार वहाँ गए हैं। लेकिन ये जो किताब आई है इसमें पहले 2 जो ट्रिप थे हमारे उनकी 20 दास्तान हैं, उसके बाद वाली फिर मेरे अखबार में तो शाया हो गई लेकिन किताब में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले एडिशन में इसके वो चीज़ें शामिल हो जाएं। इस ज़िलज़िले का एक अलमनाक पहलू दूसरा जो है वो मेरे लिहाज से ये भी है कि इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सानहा हो गया जिसमें लाखों लोग मुतासर हुए हैं। और जब हम पहली बार वहाँ पहुँचे थे 20 अक्टूबर की शाम को, तो नमतुल्लाह खान साहब वहाँ मौजूद थे जिन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में हमारा इस्तकबाल भी किया था, और ये दूसरे दिन से वहाँ पे थे और उस दिन बता रहे थे कि आज तो मैं वापस जा रहा हूँ, आज आप लोग आएँ। तो इनके और दूसरे लोगों के जो वहाँ मौजूद थे तवस्सुत से मालूमात जो मिली थी उसके मुताबिक तकरीबन 2,90,000 लोग जो है शहीद हुए हैं ज़िलज़िले में। लेकिन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ज़िलज़िले की जो डेटा आई है, जो डेटा आया है वो उसमें 75,000 से ऊपर बताने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सानिया ये भी है कि वहाँ पे अभी तक मलबा उठाने का सिलसिला उस तरह शुरू नहीं हुआ जिससे होना चाहिए था, बल्कि उसकी हौसला शकनी की जा रही है
कि इसी मलबे को सीधा किया जाए, इसी के ऊपर दोबारा बना लें। सारी दुनिया को मालूम है, ये मीडिया पे भी आ चुका है कि ये मुजफ्फराबाद, बालाकोट, ये